नमस्कार, वेलकम टू अनदर वीडियो। बिना समय व्यर्थ किए हम बात करेंगे सीधे पॉइंट टू पॉइंट। हमारी जो सीरीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर वह जारी है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो गया है, इंतज़ार के लिए शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सेकंड यूनिट से बनने वाले वो सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एज पर वी सेड दैट ये क्लास इंपॉर्टेंट है BA LLB के लिए, BTech के लिए, BCom, BBA और BCA ऐसे कोर्सेज जहाँ पे इकोनॉमिक्स चल रही है, चाहे वो BBA हो, BTech हो, BCom हो या BBA हो, सभी में ये जो क्लास है इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं शुरू आज की क्लास को। पहले क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं। हम बात कर रहे हैं सेकंड यूनिट जिसमें आपके यूटिलिटी है, डिमांड है, इंडिफरेंस कर्व है। तो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिफाइन यूटिलिटी, उपयोगिता क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन और प्लेजर डिराइव्ड बाय ए कंज्यूमर फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए गुड और सर्विस। यानी आप किसी सर्विस को या गुड को कंज्यूम करते हो, यूज करते हो, तो उस कंजप्शन से जो आपको प्लेजर डिराइव होता है या यूँ कहें सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है, तो उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं, बट हम थोड़ा सा डीप में उतरे तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेटिस्फेक्शन है जो हमें डिराइव हुई है वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड की वो पावर है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस पावर में है वो यूटिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की वो पावर जो हमारी वांट को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो, उस पावर का नाम क्या है दोस्तों? यूटिलिटी है। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। या पर्सन टू पर्सन चेंज होती है और टाइम टू टाइम क्या होती है? चेंज होती है। यानी कि आप जब भूखे होते हो, तो आपको खाने में क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। वहीं जब आपका पेट भरा हुआ होता है तो डेफिनेट सी बात है उस खाने में आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो टाइम टू टाइम ये चेंज हो रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। यानी एक पर्सन को फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, वहीं दूसरे पर्सन को पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या होती है? चेंज होती है। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर्स मेक चॉइसेस टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन विद इन देयर लिमिटेड इनकम। यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्प करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में, या कंज्यूमर किस तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल ऊपर करता है या मैक्सिमाइज करता है अपनी लिमिटेड इनकम को यूज करते हुए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नोट्स के तौर पे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंजप्शन कर रहे हो। आपने पहली कमोडिटी यानी यूनिट, उसकी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया और आपको कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई दोस्तों? 10 के इक्वल डिराइव हुई। वहीं फिर आपने सेकेंड यूनिट का कंजप्शन किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होकर कितनी होगी? 13 हो गई। तो आपने यहाँ पे एक यूनिट एडिशनल कर दिया, यानी एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम करी, तो आपको जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हुई ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट, तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंजमेंट हुआ उसको हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। हो सकता है ये शुरुआत में इंक्रीज हो जाए, बट इसकी जो टेंडेंसी है वो आगे चलकर क्या होती है? डिक्रीज होती है, नेगेटिव होती है। यानी थर्ड यूनिट का आप कंजप्शन करोगे तो मान लेते हैं आपकी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। जो चेंज है वो कितना है? 0। तो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहाँ कंज्यूमर क्या हो जाता है? फुल सेटिस्फाई हो जाता है। और फिर आपने फोर्थ यूनिट का कंजप्शन किया तो आपको यूटिलिटी कितनी इक्वल हुई? 11 के इक्वल डिराइव हुई। तो आपको कितनी नेगेटिव होगी? 2 से ये आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो गई दोस्तों? नेगेटिव हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ठीक है, तो समझ लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाई कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विस। एक कमोडिटी या सर्विस की एक्स्ट्रा यूनिट यानी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन में एडिशन होता है, जो चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। इट शोज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम
ए यूनिट इंक्रीज इन कंजप्शन, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी में चेंज करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजमेंट हुआ दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। In short, marginal utility is the additional satisfaction derived from consuming one additional unit of a good and it generally decreases with each unit। और जनरली इसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने की होती है, जो आगे चलकर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यहीं से आपका जो इम्पोर्टेंट लॉ बनता है दोस्तों, बड़ा एग्जाम जो ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि DMU वाला क्वेश्चन आप तैयार करें बड़े क्वेश्चन के तौर पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले हमें जो पता है वो हम बात कर लेते हैं। एक जनरल सा जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ आए ना आए लॉ ऑफ डिमांड हर स्टूडेंट को आता है, ऐसा मेरा मानना है, या यूँ कहे ऐसी टेंडेंसी है। सबसे इजी जो लॉ है वो कौन सा है, लॉ ऑफ डिमांड। हमें पता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और वहीं जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बाकी चीज़ें अगर स्थिर रहे, यानी व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं दोस्तों, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं ये क्या कहता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स that when other things remaining constant, the quantity demanded of a good increases when its price falls and decreases when its price rise। यानी अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर इसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होगी। when other things remaining constant, दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दोनों में किस तरह का रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसके लिए लैटिन लैंग्वेज में या लैटिन जो वर्ड है वो यूज होता है कौन सा, सेटेरिस पेरिबस या पारिबस जो भी है। आपकी अगर एग्जाम में थोड़ा सा लेवल टफ हो भी जाए तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेटेरिस पारिबस। तो सेटेरिस पारिबस जो लॉ ऑफ डिमांड में हम यूज करते हैं व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसके लिए एक सिंगल वर्ड लैटिन वर्ड है सेटेरिस पारिबस। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान रखिए। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स इक्वल डिमांड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस डिक्रीजेज। अगर डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम ऐसे इनवर्स रिलेशन वाला बनेगा। इधर प्राइस ले ली हमने, इधर क्वांटिटी ले ली। अगर प्राइस OP है तो क्वांटिटी हमारी OQ है। अगर प्राइस हमारी डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी, और यदि प्राइस हमारी इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होगी। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ए डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, यानी हमने जो अभी पढ़ा है उसको अगर अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दें तो वह क्या बोला जाता है, डिमांड फंक्शन बोला जाता है। यानी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद अदर फैक्टर्स। यानी कि जो भी फैक्टर्स है, यानी इन फैक्टर्स में चेंज होने से एक्स कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज होता है उसका जो ये फंक्शन हम लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। देख लेते हैं इसको। ए डिमांड फंक्शन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स सच एज प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि कमोडिटी की प्राइस में पूरा देख लेते हैं। इट इज़ यूजुअली रिटन एज, ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज रिलेटेड एज ए फंक्शनल रिलेशन विद PYT/PR। वहाँ पे D किसके लिए बोला जाता है, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। P स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द गुड, Y स्टैंड्स फॉर इनकम, T स्टैंड्स फॉर टेस्ट, और PR प्राइस रिलेटेड गुड्स। यानी कि एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो किस चीज़ चेंज हो सकती है, या तो उसकी प्राइस में चेंज हो सकता है, या कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो सकता है, या कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज हो सकता है, या उससे रिलेटेड कमोडिटीज़ की प्राइस में चेंज होने से चेंज हो सकता है। तो इन सब में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है उसको एक एक्सप्रेशन हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें तो हमारे सामने आ जाता है डिमांड फंक्शन।
In short, we can say a demand function expresses the relationship between quantity demanded and its determinants like price, income and टेस्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जो अभी हमने कहा डिमांड किस किस चीज़ों से, जो फैक्टर है उनसे चेंज होती है, उसका हम एक रिलेशनशिप बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो इसको समझो थोड़ा सा। हमारे सामने दो चीज़ है, एक है लॉ ऑफ डिमांड और एक है हमारे सामने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप। अब हमें ये तो पता है कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने से इंक्रीज होगी, बट अब हम इसका क्या करना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए कि प्राइस में कितना चेंज हो उससे डिमांड में कितना चेंज होगा, उसको मेजर आउट करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम यूँ कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है इट इज़ ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट या क्वालिटेटिव सेगमेंट या कॉन्सेप्ट, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। यानी लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि रिलेटेड फैक्टर में चेंज होने से किस डायरेक्शन में चेंज होगा, बट इलास्टिसिटी उस डायरेक्शन को क्या करती है, मेजर आउट करती है कि कितना चेंज होने से कितना चेंज होगा। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। यानी कि कमोडिटी की प्राइस में, इनकम में या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने से कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज होता है उसको उसको कैलकुलेट करना या मेजरमेंट करना क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेज विद ए चेंज इन प्राइस। यानी कि उसकी प्राइस में चेंज होने से डिमांडेड क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये हमें कौन बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। इफ़ डिमांड चेंजेज ए लॉट विद स्मॉल चेंज इन प्राइस इट इज सेड टू बी इलास्टिक, इफ़ इट इज़ चेंज लिटिल इट इज़ इन इलास्टिक। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी हमने पीछे ये पढ़ा कि प्राइस चेंज हुई, प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्राइस यहाँ पे कितनी चेंज हुई और यहाँ पे कितना चेंज हुआ, इसको मेजर आउट करना ही क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये बताया है, शॉर्ट में हम जान लेते हैं इसको क्या कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइस, इनकम एंड अदर फैक्टर्स। इनमें चेंज होने से डिमांड की क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होती है, बहुत ही यूनिक सा एग्जांपल या बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ है यूनिट, एक तरफ है प्राइस, इस तरफ है प्राइस और इस तरफ है यूनिट। अगर मान लो प्राइस होती है 10 रुपीज़ तो आप यूनिट ज़्यादा कर लेता हूँ, प्राइस होती है 50 रुपीज़ तो आप यूनिट डिमांड करते हो 1। प्राइस डिक्रीज हुई, यूनिट डिमांड करोगे 2, प्राइस और डिक्रीज हुई, यूनिट डिमांड करोगे और ज़्यादा, और प्राइस और डिक्रीज कम होती है तो आप और डिमांड करते हो। तो आपने कहा कि अगर प्राइस होगी 50 रुपीज़ तो मैं बाई करूँगा 1 यूनिट, प्राइस होगी 40 रुपीज़ तो मैं बाई करूँगा 2 यूनिट, 30 होगी तो 3 एंड 10 होगी तो 4 यूनिट। तो ये आपने बताया और बता के आपने इसको किस पे रख दिया, एक टेबल में रख दिया। तो इस टेबल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिमांड शेड्यूल कहते हैं या डिमांड टेबल भी इसको कहा जाता है। और जब डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें कि अगर 50 रुपये प्राइस थी तो आप 1 यूनिट बाई कर रहे थे, फिर 40 पे 2 यूनिट, 30 पे 3 यूनिट एंड 10 पे 4 यूनिट, ठीक है। और इसका एक कर्व हमारे सामने आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज द डिमांड कर्व, और वेयर एज द डिमांड शेड्यूल इज नोन एज द टेबुलेशन ऑफ द वेरियस डिमांडेड क्वांटिटी एट वेरियस प्राइसेज। यानी अलग अलग प्राइस पे खरीदी जाने वाली क्वांटिटी को जब आप टेबुलर फॉर्म में शो करते हो तो इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल।
देख लेते हैं। ए डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए गुड डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटीज़ आप वेरियस प्राइस पे बाई करने का जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शो करते हो उसी को क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल होती है पर्टिकुलर वन कंज्यूमर की, सिंगल कंज्यूमर की, और सारे कंज्यूमर का टोटल करके हम जो डिमांड शेड्यूल बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। फ्रॉम दिस शेड्यूल ए डिमांड कर्व कैन बी ड्रॉ। डिमांड कर्व इसी शेड्यूल से ड्रॉ किया जाता है। इन शॉर्ट, ए डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल शोइंग क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नो डाउट इन क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि आप अगर ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हो और पढ़ रहे हो, रिवीजन का आपका अगर ये टाइम है तो डेफिनेटली है कि आपके माइंड में पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड हर चीज़ आपके माइंड में उतर रही है कि हाँ एकदम सही तरीके से आपका वो सारा रिवाइज हो रहा है। वही हमारा टारगेट है कि आप बड़े क्वेश्चन को भी इससे कर सको, छोटे क्वेश्चन को तो करना ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉस डिमांड? क्रॉस डिमांड का मतलब समझने से पहले हम ये समझ लें कि कौन कौन सी कमोडिटी होती है जो रिलेटेड कमोडिटी होती है। एक होती है दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब होता है, जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हो। मैं यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल ले लेता हूँ टी और कॉफ़ी का, और यहाँ पे ले लेते हैं बाइक एंड पेट्रोल का। आप चाहो तो मोबाइल और इंटरनेट का भी एग्जांपल ले सकते हो, इंटरनेट डेटा पैक का जो भी है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है कि हम बात तो करेंगे क्वांटिटी तो किसकी लेंगे, चाय की यानी टी की, और प्राइस किसकी लेंगे, कॉफ़ी की। तो जब कॉफ़ी की प्राइस में चेंज होने से चाय की क्वांटिटी पे जो चेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस डिमांड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यानी दो रिलेटेड कमोडिटी में एक की हम क्वांटिटी लेंगे और दूसरे की हम क्या लेंगे, प्राइस लेंगे। तो एक की प्राइस में चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी में जो चेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस डिमांड बोलते हैं। पढ़ लेते हैं इसको। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर वन गुड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स। यानी जो दूसरी रिलेटेड कमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज होने से जो दूसरी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी पे क्या चेंज होता है, दैट इज नोन एज द क्रॉस डिमांड। इट यूजुअली अराइजेज इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या तो सब्स्टिट्यूट्स के मामले में होंगे ये अराइज, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में ये अराइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज द डिमांड फॉर कॉफ़ी में राइज। यानी अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, कॉफ़ी की। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जो लोग पहले चाय पीते थे लेकिन प्राइस बढ़ने से चाय छोड़ेंगे तो वह कुछ और तो पियेंगे ना, तो वह किसकी तरफ जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ जाएंगे। तो सिंपली कॉफ़ी की जो क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज द डिमांड फॉर कार्स मे बी फॉल। आई थिंक आप इजीली समझ गए होंगे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज। यानी एक रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से दूसरे रिलेटेड कमोडिटी की डिमांड पे जो चेंज होता है दैट इज नोन एज द क्रॉस डिमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर दी टाइप ऑफ डिमांड? अब डिमांड कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली डिमांड को हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। साफ साफ लिख देता हूँ, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड यानी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। कंज्यूमर की इनकम में और डिमांड में रिलेशन, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जनरली कैसा रिलेशन है दोस्तों, पॉजिटिव रिलेशन है। क्रॉस की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन और
कॉम्प्लीमेंट्री। दो तरीके की कमोडिटी है, सब्स्टिट्यूट में एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक की प्राइस डिक्रीज होगी तो दूसरे की डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसा रिलेशन, पॉजिटिव। और इसमें एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक की प्राइस घटेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप। बस यही है टाइप्स ऑफ डिमांड। कितना ईजी है, कितना आसान है, पढ़ लेते हैं अभी। द मेन टाइप्स ऑफ डिमांड आर प्राइस डिमांड, डिमांड बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम डिमांड, डिमांड बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स इनकम, क्रॉस डिमांड, डिमांड बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड। ये एक नया चीज़ है, बताते हैं इसको। डायरेक्ट डिमांड इज़ फॉर फाइनल गुड्स, यानी आपने डायरेक्ट डिमांड करी, यानी आपको पार्ले जी बिस्किट चाहिए, आपने दुकान पर गए, ले लिए, मिल गए, ये डायरेक्ट डिमांड है। बट इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, आपको क्या चाहिए थी, दूसरा एग्जाम्पल सेट करते हैं। आपको चाहिए थी अगरबत्ती, आपको क्या चाहिए थी, अगरबत्ती। आप दुकान पे गए और बोला भैया अगरबत्ती देना, भैया ने अगरबत्ती दे दी, बात खत्म। ये कौन सी डिमांड थी, डायरेक्ट डिमांड। वहीं अगर आप होते कोई मैन्युफैक्चरर तो आप एक दुकान पे जाते और बोलते अगरबत्ती बनाने वाली मशीन दो, अगरबत्ती बनाने वाली मशीन दो। अब आप मशीन का क्या अचार डालोगे क्या, नहीं, आप मशीन से क्या बनाओगे, अगरबत्ती बनाओगे। और आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, अगरबत्ती, और अगरबत्ती बेचकर आप पैसा कमाओगे। तो ये जो अगरबत्ती की मशीन है, ये कौन सी डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि अगरबत्ती बनाने के लिए आपने उसकी डिमांड करी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, पर्टिकुलर एक बंदे की डिमांड की बात करें तो इट इज़ नॉन एज इंडिविजुअल डिमांड, और पूरे मार्केट की बात करें तो मार्केट डिमांड। शॉर्ट में टाइप्स इंक्लूड प्राइस, इनकम, क्रॉस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कितना शानदार क्वेश्चन है। परफेक्टली यानी अगर हम बात करें डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, देखो पूरा आपका सेकंड यूनिट कवर हो जाएगा इसी एक वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। देखो या तो होती है प्राइस में तो चेंज हो, डिमांड में क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, यानी प्राइस तो चेंज होती है, डिमांड में चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस में चेंज हुआ पर डिमांड में चेंज नहीं हुआ। इसके उल्टा प्राइस में चेंज नहीं हुआ बट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं इनफिनाइट चेंज, यानी इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये दोनों ही रेयर चीज़ें हैं, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है इतनी। मार्केट में जो एग्जिस्ट करते हैं, प्राइस में जितना चेंज हुआ उतना ही किस में चेंज हुआ, डिमांड में। इसको बोलते हैं इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्राइस में तो ज़्यादा चेंज हुआ, डिमांड में कम चेंज हुआ, इसको बोलते हैं लेस देन 1। और प्राइस में कम चेंज हुआ, डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 1। बस 5 तरीके की होती है, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ए वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो या चेंज नहीं हो बट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस द डिमांड कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी इस सिचुएशन में ऐसा कर्व बनेगा, इस सिचुएशन में इस तरीके का कर्व बनेगा, यानी प्राइस वही है लेकिन उस प्राइस पे क्या चेंज हो रही है दोस्तों, डिमांड चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हालांकि जनरली मार्केट में मिलता नहीं है। इन शॉर्ट, डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन्फिनेटली विथ व्हेन ए टाइनी चेंज इन प्राइस, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। अगर आपको डिटेल में ये चीज़ें देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फुल डिटेल में इनकी क्लासेस मिल जाएगी। बट ये है एग्जाम डोज, यहाँ पर हम शॉर्ट में लेके आए हैं और हम ये मानते हैं कि आपको पहले से ही सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, बस रिवीजन हम करवा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाई इंडिफरेंस कर्व, बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। देखो यूटिलिटी हमने देखी, यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है बच्चों 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम नंबर फॉर्मेट में यूटिलिटी को मेजर आउट करते हैं, वही ऑर्डिनल जो अप्रोच है उसमें ऑर्डर देते हैं। इसमें 1 2 3 ये करेंगे, इसमें फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, इस तरीके से देंगे। तो जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसमें हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व, और जो कार्डिनल अप्रोच है इसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करते हैं। बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। एन इंडिफरेंस कर्व इज दैट लाइन विच रिप्रेजेंट्स all combinations of two commodities that provide the same level of satisfaction to a consumer। यानी कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो दो कमोडिटी के वो सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक कंज्यूमर को क्या देते हैं दोस्तों, इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देते हैं। चाहे उसको ए कॉम्बिनेशन मिल जाए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई, हर कॉम्बिनेशन से उसको मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, इक्वल है। दैट कंज्यूमर इज देयर फॉर इनडिफरेंट अमंग द कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो इस टेबल का हम जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा कर्व मिलेगा, और इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। और इस पर जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसीलिए कंज्यूमर उसमें क्या रहता है, इंडिफरेंट रहता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसी का ही नेक्स्ट वर्जन, व्हाट डू यू मीन बाई MRS। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाओ, ऐसे छोटे क्वेश्चन के तौर पे कई बार आपसे एग्जाम में पूछे हुए हैं। MRS का पूरा नाम क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी आपने एक कमोडिटी का जब आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी कमोडिटी को आपको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो एक कमोडिटी का सब्सटीट्यूशन आपने दूसरी से किया तो जिस रेट पे किया उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। MRS इज एन एक्सचेंज रेशियो विच टेल्स दैट व्हेन ए कंज्यूमर हैज टू कमोडिटी एट what rate he is ready to give up or take one commodity in place of the other commodity so that there is no change in his total satisfaction। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होगी, प्रैक्टिकल बात करते हैं। यानी ये वही प्रीवियस टेबल है, कॉम्बिनेशन बनाए, आपके सामने दो कमोडिटी है, डेयरी मिल्क है और किटकेट है। शुरुआत में आपके पास एक डेयरी मिल्क है और 12 किटकेट है, तो आपके पास ऑप्शन दिया कि अगर आपको एक डेयरी मिल्क इंक्रीज कर दी जाए तो कितनी किटकेट आप सिक्रीफाइस करोगे। तो आपने कहा एक डेयरी मिल्क के लिए हम 4 किटकेट को आप छोड़ने के लिए तैयार हो, ताकि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वह क्या बना रहे, इक्वल। तो जितना मज़ा आपको एक डेयरी मिल्क और 12 किटकेट दे रही है, यानी जितनी यूटिलिटी आपको 1 डेयरी मिल्क एंड 12 क्वांटिटी ऑफ किटकेट आपको दे रही है, उतना ही प्लेजर, इतनी ही सेटिस्फेक्शन आपको 2 डेयरी मिल्क एंड 8 किटकेट आपको उतनी ही प्लेजर दे रही है। दैट्स वाई यू आर ऑन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन के लेवल में बिना चेंज किए हुए है आप एक कमोडिटी का सब्स्टिट्यूशन दूसरी कमोडिटी से करते हो, तो जिस रेट पे करते हो उस रेट को क्या बोलते हो दोस्तों, MRS बोलते हैं। हम ग्राफ में देख सकते हैं जैसे जैसे आपने कमोडिटी इंक्रीज कर रहे हो, आप इधर से दूसरी कमोडिटी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक डेयरी मिल्क के लिए 4 किटकेट छोड़ी है, फिर 3 छोड़ी है, फिर 2, फिर 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। डिटेल क्लास के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे मैं डिटेल में जाऊँगा तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से डिटेल क्लासेस का एनालिसिस आप देख सकते हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन बजट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड डिफाइन बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है समझ लेते हैं। ए बजट लाइन शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज विद ए गिवन इनकम एट गिवन प्राइस। यानी आपके पास जो आपकी इनकम है उस इनकम से 2 कमोडिटी के कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप बाय कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है दोस्तों, बजट लाइन बोला जाता है। बहुत सिंपली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं उस पैसों से 2 कमोडिटी के कितने कॉम्बिनेशन या किस तरीके के कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप बाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं बजट लाइन। इट रिप्रेजेंट्स दैट द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। ये आपकी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है क्योंकि एक कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड इट्स स्लोप इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द 2 गुड्स एट एनी पॉइंट इंडिकेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। अब इस पे जितने भी पॉइंट होते हैं बजट लाइन पे, उन सब पॉइंट को आप अपनी इनकम से क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। बट इसके जो बाहर पॉइंट होता है वह आपके लिए क्या है, अनअटेनेबल है, उसको आप बाय नहीं कर सकते।
बट जो अंदर है इसको आप क्या कर सकते हो, अगेन बाई कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है। ए बजट लाइन शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ए कंज्यूमर कैन बाई विद ए गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस। शॉर्ट में आप इसको ये कह सकते हो। अदर नेम की बात करें, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन दी व्हाट डू यू मीन बाई गिफ इन गुड्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ इन गुड्स क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। अगर आपके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और पेपर का जो पैटर्न है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, तो भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। वहीं अगर आप बड़े क्वेश्चन तैयार करते हो तो राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग में भी आपसे गिफ इन गुड्स को पूछा जा सकता है। गिफ इन गुड्स पे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। गिफ इन गुड्स को समझने से पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं, वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा? किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। इसका डायग्राम किस तरीके का बनेगा दोस्तों? इस तरीके का बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपने समझ लिया तो आपका लॉ ऑफ डिमांड पूरा क्लियर हो जाएगा। प्राइस है शुरुआत में OP और डिमांड है शुरुआत में OQ, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज होती है प्राइस, तो डिमांड क्या हो जाती है दोस्तों? इंक्रीज। और अगर प्राइस हो जाती है इंक्रीज तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। ऐसा नॉर्मली होता है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। अब अगर एक सिचुएशन ऐसी आए कि प्राइस में डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रही है? डिक्रीज। और प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है? इंक्रीज। यानी कि प्राइस डिक्रीज तो डिमांड भी क्या हो रही है? डिक्रीज। और प्राइस इंक्रीज, डिमांड भी क्या हो रही है? इंक्रीज। यानी कि प्राइस डिक्रीज देन डिमांड भी डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज देन डिमांड भी इंक्रीज। इस तरीके का अगर कोई केस मिले, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप मिले बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, उस सारे गुड्स को कौन से गुड्स बोले जाते हैं दोस्तों? गिफ इन गुड्स बोला जाता है। यानी गिफ इन गुड्स एक अर्थशास्त्री थे, गिफिन एक इकोनॉमिस्ट थे, सर आइजैक गिफिन इनका नाम था शायद, और इन्होंने एक आयरलैंड पे स्टडी किया कि जो आप लॉ ऑफ डिमांड बताते हो जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है, बट इस आयरलैंड पे थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, तो इसको एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है कि गिफ इन गुड्स वो सारे इन्फीरियर गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स जिन पर डिमांड लॉ पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, यानी डिमांड लॉ अप्लाई नहीं होता, उसको उन सारे गुड्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है? गिफ इन गुड्स में रखा जाता है। बट यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि सारे इन्फीरियर गुड्स गिफ इन गुड्स नहीं होते, बट सारे गिफ इन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इसको समझने के लिए इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझना जरूरी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे उन इफेक्ट की बात नहीं करूँगा वरना ये क्लास और लंबी हो जाएगी और वहाँ तक आपको मेरे ख्याल से अभी नहीं जाना चाहिए। एग्जाम रोज है, अभी आपको थोड़ा समझना चाहिए गिफ इन गुड्स को। बस इतना समझ लो पॉजिटिव रिलेशन होता है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से निकाल सको। आप अगर समझना चाहते हो गिफ इन गुड्स को डिटेल में तो डेफिनेटली है आप हो करियर सारथी कोचिंग के साथ, यहाँ पर आपको मिलता है डिटेल एनालिसिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ए गिफ इन गुड इज ए टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज, यानी इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। एक्सेप्शन द लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या है? एक्सेप्शन है। दिस हैपन्स बिकॉज द इनकम इफेक्ट ऑफ ए प्राइस राइज इज स्ट्रोंगर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऐसा कब होता है ये रिलेशन पॉजिटिव? कब होता है? जब कंज्यूमर का इनकम इफेक्ट उसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या हो? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हो। यानी इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो ये निकल के आएगा कि कंज्यूमर का इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसका थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। गिफ इन गुड्स आर यूजुअली स्टेपल गुड्स लाइक ब्रेड और राइस इन पुअर कम्युनिटीज़, यानी जो गरीब कम्युनिटीज़ है उनमें बेसिकली ये देखा जाता है। वेयर पीपल कैन नॉट अफोर्ड कॉस्टलियर सब्स्टिट्यूट्स एंड अप बाइंग मोर ऑफ द चीपर आइटम इवन व्हेन इट्स प्राइस राइज। यानी सीधी सी बात है, कोई मान लो गरीब आदमी है, ठीक है, गरीब आदमी है, वह क्या खरीदता है? आलू खरीदता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आलू खरीदता है। अब आलू की प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। तो आलू की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड लो क्या कहता है? प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होनी चाहिए? कम। तो
आलू ही तो नहीं खरीदेगा, वो आलू की जगह कुछ और खरीदेगा, यानी वह सब्स्टिट्यूट करेगा आलू को। बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही तो क्या है, कमज़ोर है, इनकम इफेक्ट रूल कर रहा है। तो वह क्या करेगा, आलू महंगे हो गए तो वह आलू और खरीद लेगा, यानी उसी की डिमांड बढ़ा लेगा, वह और दूसरी कमोडिटी की तरफ नहीं जाएगा। या फिर यूँ कहे कि जब आलू सस्ता हो गया तो वह इसकी डिमांड बढ़ाएगा, तो वह इसकी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यानी इस तरीके का आप रिलेशनशिप जहाँ पे देखते हो, दैट इज पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे, जब इन डिफरेंस कर्व को डिटेल में आप पढ़ते हो, इसके इफेक्ट वगैरह को, वहाँ पर आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओगे। यहाँ पर अभी इतना समझो कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है और प्राइस में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, उसको बोलते हैं गिवन गुड्स। ए गिवन गुड इज एन इन्फीरियर गुड वेयर डिमांड इंक्रीज विद राइजिंग प्राइस एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट एंड ओवर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बजाय इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने से वह प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज कर देता है, उसको ही क्या कहते हैं, गिवन गुड्स कहते हैं। आई थिंक ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है यूनिट सेकंड के सारे क्वेश्चंस को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथ वालों के साथ तो आपको शेयर करना ही है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट ही तो हमें बताते हैं कि हमें आगे किस तरीके की क्लास आपके लिए लानी होती है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए करियर सारथी कोचिंग के साथ। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।